नमस्कार दोस्तों, एमपीडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप मुखातिब हो चुके हैं, परिचित हो चुके हैं कि मैं केपी गुप्ता आप लोगों को हिंदी सीरीज का अध्ययन करा रहा हूं विस्तृत रूप से। और यह जो हिंदी है आपके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अभी हाल ही में जितने भी एग्जाम चल रहे हैं और बहुत सारे हमारे मित्र बंधु होंगे जो एमपीपीएससी 2021 का मेंस भी देंगे, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स चल रहे हैं। तो इसी कड़ी में दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि, जो हम लोगों ने विगत क्लास में पढ़ा था उसी से को आज आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शीघ्र हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, जो पिछले क्लास में अध्ययन किया था उसका थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में हम दो नियम पढ़े थे, नियम 3 थे लेकिन हम उसे 2 में मर्ज कर रहे हैं। पहला नियम हमने पढ़ा था पहले वर्ण से संबंधित। पहला नियम क्या था? पहला नियम हमारा पहले वर्ण से संबंधित था और दूसरे नियम जो हमारा था वो ता से संबंधित था। तो शीघ्र हम केवल एक पेज में नियम लिख रहे हैं। पहला नियम था कि क्या कह रहा था, पहले वर्ण के बाद यदि क्या आ जाए, तीसरा चौथा वर्ण या स्वर कुछ भी आ जाता है तो ये पहला बदल जाएगा आपका तीसरे वर्ण में। ये पहला नियम कह रहा था। ठीक, इसी में दूसरा नियम है कि पहले के बाद क्या आ जाए, पहले वर्ण के पश्चात यदि आ जाता है ना अथवा मां आ जाता है तो आपका पहला पांचवें में बदल जाता है। किसमें? अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये था पहला नियम, है ना। अब इसके बाद हमने ता से संबंधित नियम पढ़े थे, तो क्रम से लिख रहे हैं हम थोड़ा सा। ता के बाद चा अथवा छा कुछ भी आता है तो ये किसमें बदल जाएगा? ये बदल जाएगा आपका चा में। फिर था ता के बाद क्या आता है, दे जा अथवा झा कुछ भी आता है तो ये किसमें बदल जाएगा? ये बदल जाएगा आपका जा में। ता के पश्चात टा अथवा ठा कुछ भी आए तो ये बदल जाएगा, किसमें बदल जाता है? टा में। फिर अगला नियम था ता के बाद डा अथवा ढा कुछ भी आता है तो ये बदल जाता है आपका डा में। ये 4 हो गए। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने लिखा था कि ता के बाद यदि ला आ जाता है तो ता किसमें बदल जाता है? ला में परिवर्तित हो जाता है। फिर हमने कॉम्बो वाले पढ़े थे, ता अथवा दा के बाद सा आ जाए, क्या आ जाए? सा आ जाए तो ये दोनों किस में बदल जाते हैं? ये दोनों के बदल जाते हैं चा में और ये बदल जाता है छा में। ये नियम हमने पढ़ा था। और एक नियम हम लोगों ने और पढ़ा था, ता अथवा दा के पश्चात क्या आ जाए? हा आ जाए। क्या? हा आ जाए तो ये दोनों बदल जाते हैं किसमें? दो में से कोई भी एक आ जाए दोस्तों तो ये आपका बदल जाता है किसमें? दा में, और ये बदल जाता है धा में। ये थे दोस्तों कल की क्लास का ओवरव्यू। ठीक, अब हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में व्यंजन संधि को क्या करेंगे, पूरे का पूरा उसको समाहित करने का भरपूर प्रयास करेंगे और संभवतः है आज समाहित हो ही जाएगी इस क्लास में। तो चलिए आज की क्लास में हम अगला नियम पढ़ते हैं और आज की क्लास के पहली हेडिंग रहेगी व्यंजन संधि के अंतर्गत अपने व्यंजन संधि। व्यंजन संधि मेन हेडिंग डाल देते हैं और अपने नियम क्या है, अपना अगला नियम, नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 लिखना है। ठीक है ना। अब ये नियम कौन सा है? मां से संबंधित नियम है। तो आप मेन नियम में हेडिंग डाल दीजिए मां संबंधित नियम। ठीक है दोस्तों। अब यहां पर हमें मछली जल की रानी करना है, मां संबंधित नियम। अब जो मां संबंधित नियम है दोस्तों, 2 नियम है और दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। और ये इस नियम के बाद आप जो वर्तनी शुद्धिकरण के प्रश्न आते हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं इजी वेब से। तो इसका पहला नियम होता है, गौर से देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये मां संबंधित, जैसे ता संबंधित नियम था दोस्तों कि पूर्व पद में मतलब प्लस के पूर्व क्या आ रहा था? ता आना बिल्कुल अवश्य था, आवश्यक था, जरूरी था। ठीक, इसी प्रकार मां संबंधित नियम में प्लस के बिल्कुल पहले मां आना चाहिए। पहली बात तो आप दिमाग में बैठा लें। अब मां के बाद क्या क्या आ सकता है? का से लेकर कोई मां तक का कोई भी वर्ण, त का वर्ण, कोई भी वर्ण आ सकता है। मां से लेके का से मां तक का कोई भी वर्ण आ सकता है। तो यहां पर दोस्तों जो भी वर्ण आएगा, क्या आएगा? जो भी वर्ण आएगा वह वर्ण जिस वर्ग का होगा उसमें पांचवें में मां बदल जाता है। अर्थात इस नियम के अनुसार मां के 5 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 5 रूप होते हैं।
कौन कौन से? एक रूप होता है आपका अंगा, दूसरा होता है आपका इया, तीसरा होता है आपका णा, चौथा रूप निकल कर आता है ना, और पांचवा रूप निकल कर आता है मां। कितने रूप होते हैं? मां के 5 रूप होते हैं। अब इस नियम को एक बेहद आसान वे से समझिए। मान लीजिए यहां मां है और यहां आ गया आपका घा। क्या आ गया? घा, घड़ी आ गया। अब घा को देखेंगे का से मां के बीच है कि नहीं है। अब कुछ नहीं करना आपको, इधर जो भी वर्ण लिखा है उस वर्ण के आगे के, उसी वर्ण जो वर्ण लिखा है ना उस लाइन के आगे के वर्ण आप पढ़िए, और उस लाइन का जो आखिरी होगा वहां पर आप स्टॉप हो जाइए। मतलब ये सीधी सी बात है, जो पहला नियम है, कुछ भी आ जाए स्टॉप लाइन तक आपको जाना पड़ेगा। कहां तक जाना है? स्टॉप लाइन, मतलब उस लाइन के अंतिम बिंदु में और आपको जाना है। तो घा को आगे पढ़ेंगे तो क ख ग, घा के बाद अंगा, अंगा के बाद वो लाइन खत्म हो जाती है कि नहीं हो जाती? जैसे आपकी वो लाइन खत्म हुए मतलब उसी में ये बदल जाएगा। ये किसमें बदल जाएगा? आपका अंगा में बदल जाएगा। अब मान लीजिए अगली स्थिति क्या बनती? 3-4 स्थिति हम देखते हैं जिससे आपका ये नियम क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अब अगली स्थिति मान लीजिए बनी, मां के बाद यहां पर आपका जा आ गया। क्या आ गया? पूर्व पद के अंतिम में तो मां आ गया, और उत्तर पद के प्रारंभ में आपका जा जहाज आ गया। तब मां किसमें बदलेगा? अब यहां पर हमें सोचना पड़ जाएगा कि मां किसमें बदलेगा। तो किसमें बदलेगा दोस्तों? हमने क्या कहा? जो इधर वर्ण लिखा हो, क्या? उत्तर पद का जो पहला वर्ण होता है उसके कहां जाएंगे आप? स्टॉप लाइन में जाएंगे। कहां पर? स्टॉप लाइन में जाएंगे जहां पर वो लाइन समाप्त हो रही है। तो जा से आगे पढ़ना चालू किए तो ज झ, देखिए च हो गया, ज झ, लास्ट में आया कि नहीं आएगा? च छ ज झ इया, इया में खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसके जो ये जो लाइन है, जिस लाइन में ये खड़ी है ये ट्रेन, उसके आखिरी में कौन सा है? आखिरी स्टॉप क्या है? इया जाता है। तो मां किसमें बदल जाएगा? मां बदल जाएगा आपका इया में। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब एक और सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए इस मां के पश्चात आपका क्या आ गया? ये आ गया आपका मां लिखा हमने, और इस मां के पश्चात आपका आ गया ड, और एक हम लिखते हैं मां, और मां के पश्चात आ गया आपका पा। क्लियर? अब देखिए, जब आपसे बताएं, आप इस नियम के अनुसार देखें, मां के बाद यदि डा आ जाता है तो मां किसमें परिवर्तित होगा? तो हमें क्या करना है? डा वाली ये इधर की जो ट्रेन होगी जिस रूट पे खड़ी है उस रूट के आखिरी स्टॉपेज पे आपको पहुंच जाना है। तो डा का आखिरी स्टॉप क्या होगा? ड ढ अणा। क्लियर? तो मां किसमें परिवर्तित हो जाएगा आपका? मां परिवर्तित हो जाएगा आपका अणा में। किसमें हो जाएगा? मां आपका परिवर्तित हो जाएगा अणा में। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो पा है, पा ट्रेन जिस लाइन पर खड़ी है उस लाइन का अंतिम वर्ण कौन सा होगा? तो आप देखेंगे तो पा, फ, ब, भा, मा। मां के बाद ये लाइन खत्म, इसके आगे तो हम जा नहीं सकते हैं। तो आखिरी क्या हो जाएगा आपका? इसका होगा क्या? मां। तो पा, मां के बाद पा आता है तब भी मां किसमें बदलेगा? मां में ही बदल जाता है। ये हो गया आपका नियम नंबर 1। ठीक, इस नियम के अब हम कुछ उदाहरण लिखते हैं। लिखे दोस्तों? तैयार हैं आप सब? तो चलिए इस नियम के हम लोग उदाहरण लिखते हैं। तो उदाहरण नंबर 1, अभ्यास हेडिंग डाल दीजिए। अभ्यास 1 हमने डाला, तो मान लीजिए हमने लिखा सम धन जय। चलिए 2-4 एक साथ लिख देते हैं जिससे कि सब आसानी हो जाए। हमने लिखा सम धन जय। अब आप देखिएगा खुद, आप लोग संजय गलत लिखे, यहां से हम आपको सिखाएंगे वर्तनी शुद्धिकरण से। अब नियम क्या कहता है? ये मां है और ये क्या है? जा है। अब हमने क्या कहा अभी? ठीक, तो जैसे हम लोगों ने उदाहरण लिखा, ठीक है ना दोस्तों। फिर हम लोग देख, अच्छा यहां पर देखिए थोड़ी ये गलत लिखा हुआ है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, क्योंकि व्यंजन हमने बोला ना का उच्चारण किया लेकिन ना लिखा नहीं है, तो यहां पर हम बना देते हैं ये गोला। ये हो गया आपका व्यंजन। ठीक, अब जैसे देखिए हम लिखना देखते हैं संजय कैसे लिखते हैं। अब हमें पता है, आप लोग दिमाग तो लगा चुके होंगे, सम प्लस जय बराबर संजय। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये जोड़ लिया होगा, इसको कैसे जोड़ लिया होगा? ऐसे जोड़ा होगा, ये जोड़ लिया संजय। क्या जोड़ लिया? ऐसे जोड़ लिया होगा संजय, परंतु ये गलत है। अब हम सही तरीके से जोड़ते हैं, क्योंकि हमारा पेपर व्याकरण का है और व्याकरण में हमें हर चीजों का ध्यान देना है। तो अब देखिए नियमानुसार देखिएगा क्या हो जाएगा। ये मां लिखा हुआ है और इधर जा लिखा है,
तो जब जा लिखा है दोस्तों तो हमें पता है जो उत्तर पद वाला होता है उसके स्टॉप लाइन में जाना है। कहां पर जाना है? स्टॉप लाइन में जाना है। तो जब जा वाली लाइन में हमने बढ़े तो जा वाली लाइन का आखिरी स्टॉप क्या आ गया? आखिरी स्टॉप कहा जाता है आपका इया। क्या आ गया? इया आ गया। तो दोस्तों चूंकि माँ क्या है? आधा है, तो इसके स्थान पर क्या आएगा? आधा इया आएगा। तो आधा इया को हम ऐसे लिख सकते हैं, और इधर सा है, इधर इया होगा, ये जा और ये या। देखा आपने संजय कैसे लिखा जाता है? अब आप किसी से भी संजय जिसका नाम हो संजय लिखाइएगा, उसे अपना नाम लिखना नहीं आएगा। ठीक, जैसे एक और उदाहरण करते हैं हम लोग। लिखिए किम धन तू। लिखिए दोस्तों किम धन तू। ठीक, एक और उदाहरण लिख लीजिए, परम धन तू। परम धन तो। और तीसरा उदाहरण आप लिख लीजिए जो पूछा जा चुका है ये एग्जाम में, है ना, कि इसका शुद्ध रूप क्या होता है। एक लिखा हमने अलम धन का। अब देखिए क्या नियम इस पर अप्लाई हो रहा है। ये जो बात के वर्ण हमें यहां से पहचानना, क्योंकि माँ तो शुरू में है, मतलब ये तो श्योर है कि माँ संबंधित नियम आपके लग रहे हैं। जब माँ संबंधित नियम लग रहे हैं तो आपको बाद में देखना है क्या, इधर के इधर वाले में माँ के जो दो नियम उसमें से कौन सा लग रहा है। तो यहाँ का से माँ के बीच का ता है कि नहीं है? देख लिया भाई साहब, बिल्कुल है। तो अब ता वाला जो ट्रैक है उसमें से ये जो ता ट्रेन चल रही है इस ट्रैक से, इसके आखिरी स्टॉप क्या होगा? तो ता के का आखिरी स्टॉप आगे जाएंगे, ता आएगा, फिर क्या आएगा? थ थ द ध न। मतलब इसका आखिरी क्या आ रहा? इसका आखिरी हो रहा है ना। इसलिए ये माँ किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ये माँ परिवर्तित हो जाएगा ना में। और ना कौन सा आएगा? आधा आएगा। आधा मतलब हलंत वाला, तो हम सीधे आधा लिख लें यहाँ पर, और ये होगा के आधा ना और तू। तो किम धन तू बराबर क्या बन गया आपका? किंतु। ठीक है, इसके बाद हमने देखा परम धन तू। अब वो वही है, ता आया है ना, तो ता के कारण माँ किसमें बदल जाएगा? माँ बदल जाएगा आधा ना में। तो परंतु क्या हो गया आपका? परंतु हो गया। इसके बाद लिखा है अलम धन का सॉरी फ्रेंड्स, अलम धन कार लिखा। तो अब यहां पर गौर कीजिए, जब हम अलम धन कार लिखे तो यहां पर कौन से ट्रैक में ट्रेन खड़ी है? का ट्रैक में है। तो का से आखिरी जाएंगे तो आखिरी स्टॉप क्या आएगा आपका? आखिरी स्टॉप आएगा क ख ग घ अंगा। अंगा में जाके ट्रेन आपके रुक जाएगी। तो जब इसका आखिरी स्टॉप जो होगा, हमने अभी शुरू में भी देखा है कि उत्तर पद का जो पहला वर्ण होता है वो सदैव अपने आखिरी स्टॉप तक उसको ले जाना है, और जो आखिरी स्टॉप होगा उसी में ये माँ बदल जाता है। तो आखिरी स्टॉप में ले गए तो ये माँ किसमें बदल गया? ये माँ बदल गया आपका अंगा में। और अंगा कौन सा आएगा? आधा माँ है ना, तो आधा अंगा आएगा हलंत वाला। क्या बन गया आपका? अलंकार। ये आपका पूछा जा चुका है। किस रूप में लिखा गया? देखिए इस रूप में लिखा गया, वर्तनी शुद्धिकरण में ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध है। तो अलंकार को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखा रहता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका अलंकार। ठीक है दोस्तों, ये इस नियम को समझ में आ गया आपको। अभी एक और यदि हम जोड़ के देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक, एक और लिखते हैं हमने, धनम धन जय। क्या लिखा हमने? धनम धन जय, और एक लिखा अम धन मय। क्लियर? तो देखिए यहां पर जा का आखिरी क्या हो जाता है? आपने देख चुके, अंगा हो जाता है। तो धनंजय किस रूप में लिखा जाएगा? ध प्लस जय। ये आपका, आप कभी भी आपसे वर्तनी शुद्धिकरण में पूछा जाए तो आप ये वाला नहीं बताएंगे धनंजय। ये वाला यदि आप धनंजय बता रहे हैं दोस्तों तो आपका क्या हो गया? वो गलत हो जाएगा। इसलिए आप धनंजय कौन सा बताएंगे? ये वाला बताएंगे। ठीक, और यहाँ पर अम धन मय। अब हमें पता है माँ के बाद माँ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। माँ का आखिरी क्या होगा? माँ तो अपने आखिरी ट्रेन में ही खड़ी, आखिरी स्टॉपेज में खड़ी है, तो मतलब माँ का माँ ही रह जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा? आ मा ये अम्मय। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों आपका माँ संबंधित पहला नियम समाप्त होता है। अब माँ का दूसरा नियम हम लोग देखें तो दूसरा नियम तो बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी।
अब बी नियम क्या कहता है? बी नियम कहता है दोस्तों इसका माँ का, कि माँ के पश्चात, अब देखिए व्यंजन कौन कौन से हैं, का से माँ तक तो हो गए, और हमें पता है कहां से होते हैं, का से लेके हा तक होते हैं। तो माँ के बाद कौन कौन से बच रहे हैं वो सब लिख दे। क्या बचा? या, र, ल, व, स, स, ह। इनमें से यदि कुछ भी आ जाता है दोस्तों तो ये माँ जो है तो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। जैसा हम एक दो उदाहरण लिखते हैं। अभ्यास के रूप में हमने लिखा दोस्तों, क्या लिखा अभ्यास स्वरूप? हमने लिखा समधन योग। क्या लिखा? समधन योग। और एक लिखा हमने समधन विधान। ये दो से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे होते हैं समधन विधान, विधान। ठीक, अब देखिए आप क्या देखेंगे, माँ के बाद उधर क्या आ रहा है, का से माँ का वर्ण आ रहा है कि उसके आगे क्या आ रहा है, तो उसके आगे क्या आ रहा है, तो कुछ नहीं करना। अब एक बात और याद रखिए, अब हम गलती करते हैं अनुस्वार लगाने में। तो जिस शब्द के साथ, जिस वर्ण अथवा अक्षर के साथ माँ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल उसी के ऊपर लगाना है। अर्थात माँ के बिल्कुल पहले वाले वर्ण के ऊपर हम अनुस्वार लगाते हैं। ये बात आप याद रखिए। अनुस्वार हमेशा कहां लगाया जाता है? जो माँ होता है या जो पंचम वर्ण होते हैं उनके बिल्कुल पहले वाले वर्ण के ऊपर। तो माँ के पहले कौन सा सा है कि नहीं है, तो हम सा के ऊपर लगाएंगे, तो आपका बन जाएगा संयोग। क्या बन गया? संयोग। अब आप इसमें ये नहीं सोचेंगे कि भैया यहाँ अंगा लगाएंगे, नहीं, यहां पर ये ऐसे ही होगा। जब समधन विधान कहा तो कैसे हो जाएगा? सा के ऊपर ये अनुस्वार लग गया और आपका बन गया क्या? विधान। क्लियर दोस्तों? ये हो गया आपके दूसरे नियम के उदाहरण, और जितने भी आएंगे आपको तो सब इसी के अंतर्गत आएंगे। जैसे हम एक और लिख दीजिए, मान लीजिए समधन हार। कुछ करना है क्या? बिल्कुल नहीं करना है। हमने देखा माँ के बाद हा आ रहा है ना, तो माँ को अनुस्वार में बदल देंगे, और ये अनुस्वार किसके ऊपर जाएगा? सा के पहले वाले वर्ण के ऊपर। तो जब पहले वाले के वर्ण के ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा संहार। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके माँ संबंधित नियम। अब इन दोनों नियम के बाद हम एक कॉमन सा पॉइंट लिख रहे हैं जिसको आप गौर कीजिएगा, और उसका संधि पूछा भी जाता है और विन्यास भी पूछा जाता है, वर्तनी शुद्धिकरण भी पूछा जाता है, जो हम लोग गलत करते हैं, और आप उसमें बताइए कौन सा नियम लगेगा। चलिए, हमने लिखा दोस्तों समधन न्यासी। क्या लिखा? समधन न्यासी। यहां पर मां संबंधित नियम लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। कौन सा लग रहा है दोस्तों, पहला या दूसरा? तो ध्यान आया होगा कि इधर यदि क्या रहा, का से लेके माँ के बीच का कोई भी वर्ण आता है तब कौन सा लगता है, तब वहां पर क्या लगता है? माँ संबंधित पहला नियम लगता है। तो पहला नियम लगा तो ना का आखिरी क्या होगा? ना वाला जो ट्रैक है, तो ना के आखिरी में कुछ आता है क्या? त थ द ध न। ना के बाद क्या हो जाता है? ट्रैक समाप्त हो जाता है। मतलब ये माँ किसमें परिवर्तित होगा आपका? ये माँ परिवर्तित होगा आपका नाम में। ना कौन सा होगा? हलंत वाला। हलंत वाले का मतलब होता है आधा। तो अब यहां से देखिएगा, ये भी वर्तनी शुद्धिकरण में आता है। सन्यासी कैसा लिखा जाता है? ये देखिए, सा फिर आधा ना, फिर आधा ना, फिर या, और फिर सी। क्लियर? तो इस प्रकार से सन्यासी आपसे वर्तनी शुद्धिकरण में पूछा जाए तो आप लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? कि कैसा बताया था सर ने? सन्यासी लिखते हैं, सा लिखते हैं, फिर आधा ना, फिर आधा ना, फिर बड़ा या और बड़ी सी। तो इस प्रकार से आपका मां संबंधित नियम क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक, अब हम अगले नियम पढ़ते हैं। 4 नियम हो गए, अब नियम नंबर 5 पढ़ते हैं और जल्दी से अब समाप्त करते हैं। नियम नंबर 5। 5 नंबर नियम कुछ भी नहीं कहता है, कहता ये प्लस का साइन है, इसके पहले स्वर होगा। क्या होगा? स्वर होगा, और इधर छा छाता होगा। क्या होगा? इधर स्वर हो और इधर छा छाता होगा, तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं करना, इन दोनों के बीच में केवल आधा चा जोड़ देना। क्या जोड़ना है? आधा चा। ठीक, और स्वर में अधिकांशता आपको और आसान बनाना चाहें तो स्वर में अधिकांशता आपका छोटा ए या छोटा ऊ होता है।
क्या होता है, अधिकांशतः छोटा ही या छोटा ऊ होता है, बाकी हम कोई भी स्वर आ सकता है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि केवल यही आएंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण स्वरूप, इधर उदाहरण लिखते हैं हम, उदाहरण में लिखा हमने परिधन छेद। क्या लिखा हमने, परिधन छेद। अब हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, केवल ये प्लस साइन को हटाना है और इस प्लस साइन ये हटा देंगे और इसके स्थान पर हम ये चा जोड़ देंगे, हलंत वाला। तो हलंत का चा मतलब आधा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, परिधन छेद बराबर परिच्छेद। हो गया। अब जैसे एक और देखते हैं, विधन छेद। विधन छेद, एक लिखा हमने आधन छादन। क्या लिखा, आधन छादन, और एक और लिख लेते हैं अनुधन छेद। ठीक, अब यहां से देखिएगा, यहां पर स्वर आ रहा है कि नहीं, आपको क्रम से देखना पड़ेगा तब आप सही कर पाएंगे। यहां देखा हमने इसका आखिरी तो छोटी ई, मतलब स्वर आ रहा है कि नहीं आ रहा, इधर स्वर आ रहा है और इधर छा आ रहा है। तो जब ये और ये स्थिति बन जाती है तब हमें कुछ नहीं करना होता है मित्रों, हमें क्या करना है, दोनों के बीच में आधा चा जोड़ देना। विधन छेद बराबर विच्छेद, आधन छादन बराबर क्या हो जाएगा, अब हमने स्वर है इधर आधा चा जोड़ दिया, ये आच्छादन। हो गया कि नहीं हो गया। अनुधन छेद लिखा है तो क्या हो जाए आपका, अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, इसके दोनों के स्थान पर यहां पर प्लस हटाया और आधा चा हम लोगों ने जोड़ दिया, तो ये आपका क्या बन गया, विच्छेद। ऐसे ही आपका बन सकता है दोस्तों, जब हम मान लीजिए लिखते हैं स्वाधन छंद। ठीक, अब हम लिख दें, ठीक, तो स्वाधन छंद बराबर क्या हो जाएगा, स्वच्छंद। स्वधन छंद बराबर स्वच्छंद, ये हो गया आपका स्व आधा चा और छंद। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों आपका ये नियम नंबर 5 होता है समाप्त। क्लियर हो गया। नियम नंबर 5 सीधे कहता है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, यदि प्लस के पूर्व कोई स्वर होता है और प्लस के बाद छा छाता आता है तो प्लस का साइन हटा देंगे और दोनों के मध्य चा जोड़ देंगे। ठीक, इसके बाद चलिए व्यंजन संधि से संबंधित नियम नंबर 6 लिखते हैं। ठीक, ये आपकी क्या चल रही है, व्यंजन संधि। अब नियम नंबर 6, ये नियम इतने समझ में आ गए, तो नियम नंबर 6 भी बहुत आसान है। वो नियम नंबर 6 क्या कहता है, आप देखिए, गौर से आप देखिएगा जिससे कि आप गलती ना करें। यदि प्लस के पूर्व छोटे ए अथवा छोटा उ आ जाए, क्या आ जाए, प्लस के पहले छोटे ए अथवा छोटा ओ आ जाए और इधर सा सरौता आ जाए, क्या आ जाए, इधर सा आ जाए, तो ये जो सा होता है दोस्तों, ये सा आपका परिवर्तित होकर शा बन जाता है। क्या बन जाता है, अब देखिए इधर कोई परिवर्तन नहीं होगा इस नियम में, इधर परिवर्तन हो, कहां, उत्तर पद की ओर परिवर्तन होता है। तो जब आप, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमने लिखा अभिधन सेक। ध्यान दीजिएगा, जितने भी एग्जाम्पल्स करें सभी महत्वपूर्ण हैं। अभिधन सेक लिखा, तो अब यहां पर हमें चेक करना है, इधर क्या आ रहा है, छोटी ई या छोटा उ आ रहा है, क्या, बिल्कुल आ रहा है, छोटी ई आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है, सा सरौता। तो जब आप जोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं करना है, केवल सा सरौते को षटकोण बना दीजिए। तो अभिधन सेक बराबर हो जाएगा अभिसेक। अभिधन सेक बराबर क्या हो गया दोस्तों, आपका बन जाएगा अभिसेक। जैसे एक और हमने लिखा विधन सम, एक लिखा हमने सुधन सुप्त, ये 3 एग्जाम्पल लिखे। अब हमने विधन सम लिखा है, तो नियमों के अनुसार यदि हम चलते हैं तो यहां स्वर छोटी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देखिए, ये आपको छोटी दिखा और इधर सा सरौता दिखा, तो हमें कुछ नहीं करना है मित्रों। क्या करना है, सेम वैसे लिख देंगे, वी लिख दिया, ये सा को षटकोण में बदल दिया, ये बन गया। तो आपसे पूछ लिया जाए विषम में कौन सी संधि है, तो आप बता देंगे व्यंजन संधि। कौन सा नियम लिखा है कि छोटे ए अथवा छोटा ओ के बाद सा आएगा तो सा किसमें बदल जाएगा, शा में बदल जाता है। जैसे सुधन सुप्त लिखा तो क्या बन जाएगा इसका, इसका बन जाएगा सो सुप्त। ठीक, ये होगा आपका नियम नंबर 6 समाप्त। नियम नंबर 6 क्या कहता है कि ए अथवा ओ के पश्चात सा आएगा तो ये सा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, षटकोण में परिवर्तित हो जाता है। चलिए
अब 2 नियम और बच रहे हैं, उन नियमों का अध्ययन कर लेते हैं हम। नियम नंबर 7, नियम नंबर 7 डालिए। अब ये जो 7वां नियम है दोस्तों, ये भी ज्यादा कठिन नहीं है कि हम इसे कठिन बना लें। अब यह नियम ये कहता है कि यदि इस ओर षटकोण, अब जैसे उसमें षटकोण बन गया ना, तो अब इसी से निकल कर आए अगला नियम। अब क्या कहता है, इस ओर सा आ जाए, क्या आ जाए, इस ओर सा आ जाए, और दूसरी ओर क्या आ जाए, टा अथवा ठा आ जाए। एक और क्या आ जाए दोस्तों, एक और आ जाए आपका सा षटकोण, और दूसरी ओर आपका आ जाए ता अथवा था। क्या आ जाए आपका, सा षटकोण, और दूसरी तरफ आपका ता अथवा था में से कुछ भी आ जाता है। क्या काम ने, एक तरफ षटकोण आना चाहिए और दूसरी तरफ ता अथवा था में से कुछ भी आना चाहिए। तो ता किसे बदल जाता है, टा में, और था बदल जाता है आपका ठा में। क्या काम है दोस्तों, यदि एक तरफ षटकोण आए और दूसरी तरफ ता अथवा था में से कुछ भी आ जाए, तो ये दोनों क्रमशः ता टा में और था बदल जाता है आपका ठा में। अब इसके अभ्यास देख लीजिए तो आपको ये नियम समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमने लिखा दोस्तों, गौर से देखिएगा, पृष्ठ धन था, तो आप यहां से समझ सकते कि पृष्ठ होता है कि पृष्ठ होता है। तो पृष्ठ धन जब था लिखा दोस्तों, तो आप गौर से पाएंगे, क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि प्रे आधा सा और था बदल जाता है ठा में। तो पृष्ठ धन था बराबर क्या बन गया, पृष्ठ। अब बहुत सारे लोग ओष्ठ गलत लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ओष्ठ गलत लिखते हैं। तो अब गौर से देखिए हमने क्या लिखा, ओष्ठ हम संधि की सहायता से चेक करते हैं लिखना कैसे चाहिए। ओके, तो हमने लिखा, देखिए दोस्तों, ओस धन था, क्या लिखा हमने, ओस धन था। अब यहां से गौर करिए, अब नियमानुसार क्या हो जाए, इधर सा है और इधर था है, जब था आया तो था किसमें बदल जाएगा, था बदल जाएगा आपका ठा में। तो ओस धन था बराबर क्या हो गया आपका, ओष्ठ। ये हो गया वर्तनी शुद्ध, क्योंकि हम लोग ओष्ठ पढ़ते नहीं है, हम लोग बोल देते हैं ओष्ठ। इसलिए दोस्तों आपका ये जो नियम है ये क्या कहता है, सिंपल सा, कि षटकोण के पश्चात क्या आना चाहिए, ता अथवा था में से कुछ भी आता है तो ता टा में और था ठा में परिवर्तित हो जाता है। देख लिया आपने, पृष्ठ प्लस था से क्या बन गया, पृष्ठ, और यहां से क्या बना, ओस प्लस था से बन गया आपका ओष्ठ। ठीक, अब हम लोग अगले नियम में आते हैं। अगला नियम भी यहीं से निकल कर आएगा, कोई आसमान से उतरकर वो भी नहीं आएगा। अब अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम कहता है रे ऋषि, क्या कहता है दोस्तों, रे ऋषि सा षटकोण और रा रस्सी। कौन कौन सा, रे ऋषि सा षटकोण और रा रस्सी के पश्चात, इसमें हलंत भी लगा देते हैं, के पश्चात क्या आ जाए, ना आ जाए। क्या आ जाए, ना आ जाए, तो ये ना रा में बदल जाता है। क्या कहा हमने, रे सा और रा के पश्चात, आप इसमें हलंत भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, दोनों चले। रे सा और रा के पश्चात यदि ना आ जाता है तो ये ना रा में परिवर्तित हो जाता है। परंतु हमें यह बात ध्यान देना है कि इन दोनों के बीच कभी भी चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग के वर्ण नहीं आने चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, चा वर्ग के वर्ण नहीं आना चाहिए, और कौन सा वर्ग के वर्ण नहीं आना चाहिए, टा वर्ग के नहीं आना चाहिए, और आपके ता वर्ग के वर्ण बीच में नहीं आने चाहिए। तो जैसे इसके प्रश्न आते हैं दोस्तों, पूछे गए हैं, तो क्रम से अपन देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, हमने लिखा रे प्लस ना। क्या लिखा, रे प्लस ना, तो इसका क्या बन जाएगा, अब रे के बाद ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस ना को बदल देंगे णा में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऋण। देखिए हो कुछ दिखाई कुछ और दे रहा है, हो कुछ और रहा है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कृष प्लस ना, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन जाएगा कृष्ण। क्या बन गया, कृष प्लस ना इज इक्वल टू क्या बन गया आपका, ये आपका बन जाएगा कृष्ण। अब एक रा वाला देखते हैं, थोड़ा सा कठिन भी, आप ध्यान दीजिएगा, राम धन अयन, और इस शब्द में 2 संधि है, वो भी अपन देखेंगे कैसे। हमने क्या लिखा, राम धन अयन, और जब हम राम धन अयन लिखते हैं तो यहां पर देखते हैं तो हमें दिखती है कौन सी संधि दोस्तों, दीर्घ संधि। तो क्या बनेगा, रामाय।
अब हमने क्या कहा, रा और ना के बीच यदि तीन वर्गों को छोड़कर, कौन कौन से वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग के वर्णों को छोड़कर कुछ भी आता है तो ये ना ड़ा में बदल जाता है। तो यहां पर आप गौर से देखिए, रा और ना के बीच क्या टा वर्ग का कोई वर्ग है, चा वर्ग का कोई वर्ण है, नहीं है, ता वर्ग है क्या, नहीं है। तो अब ये ना किसमें बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। तो राम धन अयन बराबर रामायण। अब आप स्टार बना के ये लिख लेंगे कि रामायण शब्द में दीर्घ स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों उपस्थित हैं। कौन कौन से उपस्थित हैं, दीर्घ स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों उपस्थित हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका री, सा और रा। इसके अलावा भी आप उदाहरण दे सकते हैं, कृष्ण प्लस ना क्या हो जाएगा, कृष्णा। तो जब भी आपको कौन सा दिख जाए, कहीं पर ये ड़ा दिख जाए तो और उसके साथ यदि कोई आधा वर्ण भी दिख जाए तो आप ध्यान दीजिएगा कि वह जो शब्द है किसका उदाहरण होगा, आपका उदाहरण होगा व्यंजन संधि का। ठीक, चलिए ये नियम हो गया। अब एक नियम हम लोग और देखते हैं जिससे इस बार एमपीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। क्या हुआ था दोस्तों, उससे एमपीपीएससी में प्रश्न भी पूछा गया था और वो अंतिम नियम है। जो भी नियम नंबर 8 या ना हो तो आप मेंशन कर लीजिएगा, हम स्टार बना दे रहे हैं। ये नियम क्या कहता है, गौर से सुनिए। कोई शब्द क्या है, यौगिक शब्द है। पहली चीज आप याद रखेंगे, यौगिक शब्द क्या है, यौगिक शब्द। तो आपको थोड़ा ये डाउट होता होगा यौगिक शब्द होते क्या। अब गौर से इस नियम को ध्यान दीजिएगा। इस नियम का प्रश्न एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 में हिंदी के प्रश्न में पत्र में पूछा गया था। ठीक, यौगिक शब्द होते हैं दोस्तों वे शब्द जो दो शब्दों के योग से मिलते हैं। किससे बनते हैं, दो शब्दों के योग से मिलते हैं। और जब आप उनका विच्छेद करते हैं, मतलब उनको तोड़ते हैं, अलग अलग करते हैं दोनों शब्दों को, तो दोनों शब्द एक अलग अलग स्वतंत्र अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा विद्यालय। जब हमने विद्यालय कहा दोस्तों तो एक विद्या बना, दूसरा आलय। मतलब विद्या का मतलब हुआ ज्ञान, आलय का मतलब घर। तो ये कहलाएंगे आपके यौगिक शब्द। मतलब दो अलग अलग सिंपल से शब्द हैं, उनको फिर से हम अलग अलग कर देंगे तो दोनों अलग अलग अर्थ प्रदान करेंगे और जुड़ने के बाद एक विशेष अर्थ तो देंगे ही देंगे। ठीक, वो कहलाते हैं यौगिक शब्द। और जब किसी यौगिक शब्द में क्या होता है, उसका जो पूर्व पद हो, क्या हो, पूर्व पद, और पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या हो, पूर्व पद का अंतिम वर्ण ना हो, क्या हो, हलंत वाला ना होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, अंतिम वर्ण ना होना चाहिए। क्योंकि जब हमने विद्यालय कहा तो विद्या और धनालय, तो पहला वाला कहलाएगा पूर्व पद और बाद वाला कहलाएगा आपका अंतिम पद। तो पूर्व पद के अंत में ना हो आपको लगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा राजन प्लस आज्ञा। क्या कहा हमने, राजन। अब तो ये पहला कहलाएगा क्या, पूर्व पद और बाद वाला उत्तर पद है पता। अब पूर्व पद के अंतिम में ना है कि नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, राजन प्लस आज्ञा बराबर राजाज्ञा। और जा में वो मात्रा लग जाती दोस्तों जो इधर होता है। मतलब ना के पहले वाले वर्ण में प्लस के पहले वाले वर्ण की मात्रा ऐड कर दी जाती है। तो यहां से हमने देखा राज आज्ञा अर्थात राजा की आज्ञा, मतलब एक था राजन और उसकी थी आज्ञा। तो इसलिए इसमें कौन सा हो गया, कौन सी संधि हो गई, आपके व्यंजन संधि। अब जो प्रश्न पूछा गया था उसको हम देखते। पूछा गया था दोस्तों हस्ते दंत में कौन सी संधि है। क्या पूछा गया था एग्जाम में, हस्ते दंत में कौन सी। अब ये शब्द दिया है तो इस शब्द में हम पहले ये देखें क्या ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो बिल्कुल हमें दिखा किससे मिला, एक हस्ते है और दूसरा दंत है। मतलब ये दो अलग अलग शब्द हैं। क्या है, दो अलग अलग शब्द हैं। तो ये किस रूप में लिखे जाएंगे, ये लिखे जाएंगे, हमने देखा एक लिखा जाएगा हस्तिन और दूसरा लिखा जाएगा दंत। किसमें लिखा जाएगा, हस्तिन और दंत। तो हमने जब देखा यहां ना आ रहा ना दोस्तों ना, इस कारण से इसमें कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई। और जब आप जोड़ेंगे तो ये ना हटा दिया जाएगा, बस हस्ते दंत। ये प्रश्न आपका 2021 मुख्य परीक्षा में आया था। ठीक, इस प्रकार से आपके पूरे नियम कंप्लीट होते हैं। और एक महत्वपूर्ण संधि है, उदाहरण है, वो हम आपको बता देते हैं व्यंजन संधि का। युधिष्ठिर, क्या है, युधिष्ठिर। ये आपसे पूछा जाता है इसमें कौन सी संधि है। तो युधिष्ठिर में आपकी कौन सी संधि है दोस्तों, युधिष्ठिर में आपकी व्यंजन संधि है।
कौन सी है? व्यंजन संधि। और इसका विग्रह बनता है युधे धन स्थिर। क्या बनता है इसका विग्रह? युधे धन स्थिर बनता है। और आप जब जोड़ेंगे तो इसमें दो नियम लग जाते हैं। कितने नियम लगते हैं? दो नियम लगते हैं। पहला नियम आपका ये लग जाता है, हम नियम यहां लिख दे रहे हैं, कौन सा? ए अथवा ओ के बाद ये सा आए तो सा बदल जाता है किसमें? सा में। तो इस नियम से आपका पहला हो जाता है यो धे, और ये क्या हो गया? आधा सा। ठीक। अब दूसरा नियम हमने क्या पढ़ा है कि सा के पश्चात यदि क्या आ जाए? आधा सा है। और सा के पश्चात यदि क्या आ जाए? ता अथवा था आ जाए तो ये टा में बदल जाता है और ये ठा में बदल जाता है। क्लियर? तो देखिए यहां से चैन चालू, यहां तक जाएंगे तभी हमारे सॉल्व होगा। तो योधि हो गया। अब पहले नियम के अनुसार ये सा षटकोण में बदल गया। अब सा के बाद क्या आ गया? ता अथवा था। था आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखिए था है, तो ये था किसमें बदल जाएगा? इस नियम के आगे बढ़ा तो ये होगा ठा में, तो ये बदल गया आपका ठा में। और कौन सी मात्रा? आदि। तो युधि धन स्थिर बराबर बनता है आपका युधिष्ठिर। ये सबसे कठिन उदाहरण है। ठीक? क्यों? कि इसमें दो की खिचड़ी। देखा आपने, यहां से हमने चालू किया और यहां तक के नियम लगा और कॉम्बो नियम ले। पहले नियम का जो प्रोडक्ट आया उससे क्या हो? दूसरे से क्रिया किया और फिर तीसरा बना दिया। इस प्रकार से दोस्तों ये व्यंजन संधि समाप्त होती है पूरी तरीके से। अब इन सब को पढ़ने के बाद बस तत्काल से जल्दी से हम लोग इसकी पहचान लिख लेते हैं। इतना हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है, तो इसी से हम निष्कर्ष निकालते हैं। इसकी पहचान, निष्कर्ष अपना क्या निकला? निष्कर्ष आपका निकला इसकी पहचान। क्या निकला? पहचान। और पहचान में आप लोगों ने गौर किया होगा, तो ये गौर करेंगे कि संयुक्त अक्षर कहीं पर दिख जाए। क्या दिख जाए? संयुक्त अक्षर दिख जाए या द्वित्व वर्ण दिख जाए, तो वहां पर आपकी कौन सी संधि होगी? वहां पर आपकी होगी व्यंजन संधि। अभी हमने ओवरऑल किया, जैसे दिग्गज आधा गा पूरा गा आ गया। अभी हमने क्या किया? यहां पर देखा तो आधा ना पूरा ना आ गया। ये सब क्या है? संयुक्त वर्ण और द्वित्व वर्ण दिख जाए। दूसरी पहचान आपने देखी कि शब्द के बीच में सा षटकोण दिख जाए। क्या दिख जाए? शब्द के बीच में सा षटकोण दिख जाता है। और अच्छा करना है आपको, तो सा दिख जाए और सा के पूर्व क्या दिख जाए? सा के पूर्व आपको छोटे ई या छोटा ओ वाले वर्ण दिख जाए। क्या दिख जाए? सा के पूर्व छोटा ई या छोटा ओ वाला वर्ण दिख जाए, तो उसमें आपकी कौन सी संधि होगी? उसमें होगी आपके व्यंजन संधि होगी। ठीक। तीसरा हमने क्या देखा? यदि रा दिख जाए, क्या दिख जाए? रा दिख जाए, तब भी उसमें आप 95% आप क्या जाएंगे? उस शब्द में आपकी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। ये तीन बातें आप याद रखिएगा। इन तीनों बातों से आप आसानी से कर सकते हैं। चौथा आपको देखना यदि है, तो चूंकि वो संयुक्त वर्ण अक्षर में आ जाता है, फिर भी आप देखना चाहें तो क्या? यदि किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार दिख जाए। क्या दिख जाए? अनुस्वार, मतलब ऐसी बिंदु दिख जाती है, तो भी उसमें कौन सा होगा? आपकी होगी व्यंजन संधि होगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे व्यंजन संधि की क्लास समाप्त होती है। अब हम लोग अगली क्लास में विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे, और विसर्ग संधि हम लोग एक ही क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए एमपीडिया के यूट्यूब टीम की ओर से आपको नमस्कार।